हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे थे एचपीपीएससी द्वारा जो आपका पीजीटी कमीशन होना है, उसमें पेपर नंबर 2 है आपका बीएड पोर्शन, जो कि आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो उससे रिलेटेड हम टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ ही जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है तो हम पीवाईक्यू सीरीज़ को भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एकेडमिक अचीवमेंट, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि। जब भी हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो अचीवमेंट का क्या मतलब होता है कि एक इस तरह की उपलब्धि या ऐसी चीज़ को हासिल करना जिसको पाने के लिए हमने क्या कर दी है, दिन रात एक कर दी है। जैसे अगर मैं आपके केसेस की बात करूँ तो आपके लिए अचीवमेंट क्या होगी? आपकी अचीवमेंट ये होगी कि आप क्या करोगे, जो पीजीटी जो आपका कमीशन है उसको आप अच्छे से निकाल दो और एक अच्छी तरह से आप टीचर बन जाओ। तो ये क्या होगी, आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी या अचीवमेंट होगी। तो वैसे ही स्कूल्स में क्या होती है, एकेडमिक अचीवमेंट होती है, शैक्षिक उपलब्धि होती है, जिसमें कि हम बच्चों की अचीवमेंट्स को देखते हैं कि बच्चों ने क्या अचीव किया है अपनी क्लासेस में, क्या स्किल एक्वायर की है या कौन सी ऐसी स्किल्स है जो उनके पास सबसे अलग है और जो उन्हें बेहतर बनाती है। तो उसी के बारे में हम एकेडमिक अचीवमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो हाउ मच प्रोफिशिएंसी दे हैव अचीव्ड इन दिस नॉलेज एंड स्किल, इट इज़ नॉन ओनली बाय द टेस्ट ऑफ दैट नॉलेज एंड स्किल। यह इस ज्ञान और कौशल में कितनी दक्षता हासिल की है, यह उस ज्ञान और कौशल की परीक्षा से ही पता चलता है। तो इसके लिए ये हमें कहाँ से पता चलता है कि हमें हमारी कितनी अचीवमेंट है, यानी कि हमने कितनी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल कर दी है। तो इसका पता हमें कहाँ से चलता है, अचीवमेंट टेस्ट से। तो कुछ एक ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, क्राइटेरिया पर पहुंच सकते हैं कि ये क्या है, उपलब्धि है। जैसे अगर आप लोग अभी सब पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी, ठीक है, आपकी कौशल देखा जाएगा, आपका ज्ञान देखा जाएगा और उसी के बेसिस पर ही क्या होगा, आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, जो कि हम कमीशन कह रहे हैं, जिसमें कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 रहने वाला है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर हम स्कूल की बात करें, टू मेजर द नॉलेज एंड स्किल, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एकेडमिक प्लेसमेंट फॉर द स्टूडेंट। तो एक तरह की अचीवमेंट की बात हम क्या करते हैं, जिससे कि हम मेज़र करते हैं किसी की भी नॉलेज को, ज्ञान को, उसके कौशल को यानी कि स्किल को, और आइडेंटिफाई यानी कि आइडेंटिफाई क्या करते हैं हम, उसके अप्रोप्रिएट एकेडमिक प्लेसमेंट फॉर द स्टूडेंट, यानी कि उसका जो एकेडमी में वो कौन से स्थान पर है, किस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, इन सारी चीज़ों को हम अचीवमेंट टेस्ट के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ अचीवमेंट की, यानी कि उपलब्धि परीक्षण का क्या अर्थ होता है, तो अचीवमेंट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट आर दोज टेस्ट विच द हेल्प ऑफ विच द स्टूडेंट अचीव इन द सब्जेक्ट taught in the school and the skill taught in एज सर्टेंट। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब यहाँ पर है आपका उपलब्धि क्या है, इसकी सहायता से विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाए जाने वाली कुशलताओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि का पता चलता है। तो क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं हमारे, यानी कि उपलब्धि परीक्षण का अर्थ ये होता है कि कुछ एक ऐसे क्राइटेरिया हम रख देते हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, बच्चों को हमने जो सिखाया है और उसके साथ साथ उनकी जो कुशलताएं हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये क्या हो गया, आपका अचीवमेंट हो गई। नेक्स्ट अगर हम इसी में ही बात करें कि हमें अचीवमेंट की ज़रूरत क्यों होती है या अचीवमेंट टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो अगर हम बात करें पर्पज़ ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की, ऐसे क्या उद्देश्य है जिसके लिए हम अचीवमेंट टेस्ट रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो स्कूल्स में हम क्यों बनाते हैं अचीवमेंट टेस्ट, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम उनका टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें या यहाँ पर जो है कमी रह गई है या इस तरह से बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। सेकंड है आपका टू डायग्नोज नीड एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, किसी भी बच्चे के अंदर को डायग्नोज करना होता है, डायग्नोज करेंगे उसकी नीड्स को, उसकी क्या ज़रूरतें है ना, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसे हमें कितना पढ़ाना है ना, उसकी कितनी एबिलिटी है, उसकी कितनी ज़रूरत है। तो इसके बारे में भी हमें पता कहाँ से चलता है, अचीवमेंट टेस्ट से ही पता चलता है कि बच्चे किस पॉइंट पे लैग कर रहे हैं, हमें उसको कैसे फिलअप करना है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, ये हमें पता चलती है
हमारी डायग्नोज करने के बाद या अचीवमेंट टेस्ट लेने के बाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड फीडबैक। तो इससे क्या होगा, जब हम अचीवमेंट टेस्ट बच्चे का लेंगे तो उससे हमें एक फीडबैक मिलेगा कि जो बच्चे हैं वो किस पोर्शन पे अच्छे से काम कर रहे हैं और किस पोर्शन पे वो अच्छे से जो है वर्क नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह का फीडबैक, और टीचर के लिए भी एक तरह का फीडबैक रहेगा कि जो बच्चों के रिस्पॉन्स है वो अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ या कहाँ पर मुझे अच्छे से बच्चों को समझाना नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है टू प्लान रिमेडियल मेजर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो हमने डायग्नोज कर दिया कि बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है ना, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ जो है बच्चों को एक मेथड से समझ नहीं आ रही है, तो हम क्या क्या करेंगे, उसके बाद हम रिमेडीज़ देंगे उनके लिए। रिमेडीज़ का मतलब है उनका उपचार करेंगे कि अब हमें जो ये चीज़ है वो बच्चों को किसी और मेथड से समझानी है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्ले वे मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे उनकी ग्रुप स्टडी करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपस में ज़्यादा सीखते हैं, है ना, या अपने रीजनल लैंग्वेज में उनको समझा देंगे तो क्या होगा, उससे बच्चों के अंदर जो है वो अच्छे से वो चीज़ इनकलकेट हो जाएगी। नेक्स्ट है टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ यूनिट एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, इससे क्या पता चलता है, जब हम किसी भी अचीवमेंट टेस्ट को फ्रेम करते हैं या बच्चों के अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं तो उससे क्या पता चलता है, द मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ यूनिट एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, की जो ये मैंने चैप्टर पढ़ाया ये कितने इफेक्टिवली तरीके से यानी कितने बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंची है यूनिट, है ना, और किस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई टॉपिक पढ़ाते हो तो सबसे पहले आप क्या बताते हो कि ये क्या है ना, फिर बताओगे इसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में डिटेल बताओगे, फिर उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल डालोगे। तो इस तरह से ही एक टॉपिक को पढ़ाया जाता है। तो उसी के बेसिस पर क्या पता चलता है, अचीवमेंट टेस्ट के बेसिस पर पता चलता है कि बच्चे किस पोर्शन पे जो है लैग कर रहे हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता चलेगा जो हमने यूनिट पढ़ाया वो उनको कितने अच्छे से समझ आया, वो कितने अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू डायग्नोज बैकवर्ड चिल्ड्रन। और इसमें बैकवर्ड चिल्ड्रंस का मतलब क्या होता है, हमारा जो लर्निंग जो उनकी एबिलिटी है अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंग या क्लास में जो और बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत कम चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। जब हम किसी का टेस्ट लेते हैं तो एक टीचर को ईजिली पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है इसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, उसमें लो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता होगा अपनी चीज़ों को, या कई बच्चे क्या होते हैं वो बोलने में बहुत बेहतर होते हैं बट लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। तो उसमें भी हम उनके अंदर की जो है कुछ एक चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें किस चीज़ से रिलेटेड दिक्कत है ना। जैसे कि इसके पास कौन सी दिक्कत है, इसके पास डिस्ग्राफिया की जो इसको प्रॉब्लम है, तो इस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं इंग्लिश में अच्छे हैं मैथ्स में वीक है, तो हम पता कर सकते हैं ना कि उसमें डिसकैलकुलिया के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे वो क्या कर सकता है, वो उल्टे शब्द पढ़ सकता है ना, उल्टा लिख सकता है, तो इस तरह से भी क्या हो जाती है उसको प्लस माइनस में ही समझ नहीं आ रहा है तो वो उसको मैथ्स रिलेटेड दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से जो कई बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, उनको वर्ड पढ़ने में ही दिक्कत आती है ना, उनको समझ ही नहीं आता है कि मुझे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। जैसे वो क्या पढ़ेंगे, वो डी को बी पढ़ देंगे, बी को डी पढ़ देंगे, या एम को डब्ल्यू पढ़ देंगे, डब्ल्यू को एम पढ़ देंगे, है ना। इस तरह के वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है उनके अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाती है, तो उसको भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू इवेलुएट रिवाइज एंड इम्प्रूव द करिकुलम। अब क्या होता है, जो हमारा करिकुलम होता है यानी कि हमारा पाठ्यक्रम जो होता है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू द अचीवमेंट टेस्ट। क्योंकि जो क्या है, स्कूल में हम इस तरह के अचीवमेंट टेस्ट बहुत सारे कंडक्ट करते रहते हैं जिसके बेसिस पर क्या होता है बच्चों की अचीवमेंट का पता चलता है। मैक्सिमम जो हमारी रिपोर्ट्स बनती है एजुकेशन से रिलेटेड उसमें क्या होता है, बच्चों को मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत होती है या साइंस के कंसेप्ट में दिक्कत होती है, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें पता चलता है उनके अचीवमेंट टेस्ट से। और उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पर देखते हैं कि कहीं ये जो टॉपिक है ये बच्चों की मेंटल एज से ज़्यादा तो नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा तो हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को। या हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो इन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, कहीं वो ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया था, इस क्लास में न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया है। तो क्या होगा, उसको एकदम बेसिक से उसमें चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम अपने करिकुलम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू क्लासीफाई गोल ऑफ स्कूल। अब क्या होती है, हम अचीवमेंट टेस्ट के बेसिस पर ही अपने स्कूल्स के गोल को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हम टेस्ट स्कूल में लेते हैं ना, जैसे फर्स्ट टर्म में हो गए, सेकंड टर्म हो गए, इस तरह से जो हम टेस्ट लेते हैं तो वो क्या हो गए, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे स्कूल्स के गोल को कि इस टर्म में हमने फर्स्ट के 2 यूनिट्स बच्चों के करवाने हैं, नेक्स्ट वाले एग्जाम में हमने अगले 2 यूनिट्स इसमें ऐड करने हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपने स्कूल्स के गोल को भी क्लासीफाई कर सकते हैं अचीवमेंट
अचीवमेंट टेस्ट है इसके बेसिस पर। अगर कई बार क्या हो रहा है कि 2-3 चैप्टर जो है हमने बच्चों को इकट्ठे दे दिए, वो उसमें क्या करें, वो लैग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वो सेकंड चैप्टर में अगर लैग करें तो हम उस सेकंड चैप्टर को ऐड कब कर सकते हैं, अपने थर्ड जो हमारे एग्जाम होंगे उसमें दोबारा से इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों को भी वो चीज़ समझ आ जाएगी और हमारी जो स्कूल की अचीवमेंट है वो भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो बच्चों की अचीवमेंट है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। अब हम टेस्ट की बात करें कि एक जो टेस्ट है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहले हम बात कर रहे थे पर्पस की, तो पहली क्या होनी चाहिए, इट प्रोवाइड बेस टू द टीचर्स टू प्लान हिज टीचिंग। तो एक तरह का जो अचीवमेंट टेस्ट है ये क्या करता है, एक तरह का बेस यानी कि एक नींव तैयार करता है टीचर के लिए, ताकि वो अपनी जो टीचिंग है उसको प्लानिंग कर सके कि मुझे जो एक टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को वो मैं किस वे में पढ़ाऊँ। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर साइंस के कोई एक टॉपिक को हम ले लेते हैं, ठीक है, बच्चों को वॉल्केनिक रिएक्शन समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक मॉडल बना सकते हैं और उसके थ्रू बच्चों को वो चीज़ समझा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो अचीवमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। सेकंड है, इट इज़ अ मेड टू टेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये क्यों बनाया जाता है ना, अचीवमेंट टेस्ट क्यों बनाया जाता होगा, कि इससे क्या पता चलता है कि जो एक टेस्ट है उससे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है ना, क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह से चल रहा है। इसमें हम बोल सकते हैं शिक्षण और अधिगम जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चल रही है बच्चे की। तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट से। अगर बच्चे और टीचर्स के बीच अच्छा कोरिलेशन नहीं होगा, है ना, अच्छे से उनको समझ नहीं आ रही होगी चीज़ें, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करेंगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हैज़ इंटीमेट रिलेशन विद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो इसका क्या है, अचीवमेंट टेस्ट का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। क्योंकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारा जब भी हम पढ़ाते हैं हमारा क्या एक ऑब्जेक्टिव्स होता है, कुछ उद्देश्य होते हैं, हम बनाते हैं कि बच्चों को एंड में इस चीज़ का पता होना चाहिए, है ना। जब हम किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो हमारा एक मेन गोल रहता है कि बच्चों के इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो इस वो अचीवमेंट टेस्ट से ही हमें पता चलेगी ना कि बच्चों को कितना समझ आया है। जब उनका टेस्ट लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा है वो उसको एज इट इज ही लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने उनसे प्रश्न पूछ दिया कि अकबर कौन था, ठीक है, इस तरह से कुछ भी पूछ दिया और वो क्या लिखने लग गए, वो पूरी हिस्ट्री लिखने लग गए उसके बारे में। तो वो क्या है, वो हम समझ जाएंगे कि इसको क्वेश्चन ही अच्छे से समझ नहीं आया है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनको जो है क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है, यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर अचीवमेंट टेस्ट की, तो इट इज़ रियलेबल एंड द वैलिडिटी। अब ये कैसा होना चाहिए, एक तो रियलेबल होना चाहिए और दूसरा वैलिडिटी इसकी होनी चाहिए, वैधता इसकी होनी चाहिए ना। अब क्या होगा, रियलेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स के अंदर क्या आ जाता है हमारा, कि हम जब भी टेस्ट लेते हैं तो उसको उसमें एक पर्टिकुलर मार्क्स होने चाहिए। अगर एक टीचर चेक कर रहा है वो भी उसमें 10 मार्क्स देगा, दूसरा चेक कर रहा है तो वो भी उसमें 10 ही मार्क्स देगा। अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो टॉपिक हमने बच्चों को दिया है उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी बच्चों को पुट करने हैं। अगर हम उनको कुछ एक दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बच्चों की मैथ्स स्किल को टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम मैथ्स के क्वेश्चन देंगे, वहाँ पर हम इंग्लिश या हिंदी ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से वैलिडिटी भी होनी चाहिए उस टेस्ट के अंदर। फिर है आपका इट इज़ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। अभी भी हमने बोला था कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो कैसा होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, क्योंकि इसमें हमारे कुछ एक उद्देश्य होते हैं। हम टेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा एक गोल है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारा एक उद्देश्य है कि हमने क्या करना है, एंड में जाके बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करना है कि वो कितने अच्छे से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कंटेन अ सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट आइटम फॉर ईच मेजरेबल बिहेवियर। देखो सिंपल सा एग्जांपल आप अपने टेट से भी ले सकते हो। इसमें क्या करना है कि सफिशिएंट नंबर का टेस्ट आइटम होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें किसकी, साइंस के किसी भी टेस्ट की या टीजीटी की या पीजीटी की, सॉरी टीजी, अगर टेट की ही हम इसमें एग्जांपल ले रहे तो टेट में क्या होता है, पहले आपकी जनरल नॉलेज 30 मार्क्स की पूछेंगे, है ना। उसके साथ साथ ही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट बेस्ड जो आपका है वो पूछेंगे, साइकोलॉजी पूछेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या है, आपके जो गोल है उसके लिए ज़रूरी है। तो वो ही चीज़ें आपसे पुट की जाती है और टेस्ट आइटम भी उसमें फिक्स्ड रहती है ना, कि पहले 30 मार्क्स का ही आपका क्या होगा, साइकोलॉजी रहेगी, 30 मार्क्स की आपकी जीके रहेगी, और इसके साथ साथ आपके बाकी जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें आएगी। तो ये क्या है, ये एक फिक्स्ड आइटम है, यानी कि उसके अंदर फिक्स्ड आइटम रखी गई है आपको टेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से इसका क्या होता है, एक सफिशिएंट नंबर ऑफ आइटम इसमें रखी जाती है।
आइटम्स का मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस है कि किस कौन से क्वेश्चंस रखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर। अब कैसा टेस्ट कैसा बनाते हैं, जब भी अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका एक क्राइटेरिया रखा होता है कि हमने जो है किस तरह से टेस्ट को रखना है, उसका कितना डिफिकल्टी लेवल रखना है ना। क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, वीक बच्चा भी होता है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चा भी होता है, तो हमने क्या करना है, एक पैटर्न को सेट करके रखना है कि हमने कितना डिफिकल्ट लेवल इसका रखना है। एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर को हमने क्या करना है, ध्यान में रखते हुए बनाना है कि भाई हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी बच्चे को। तो हम क्या करेंगे, उस बेसिस पर ही क्या करेंगे, हम अपना जो टेस्ट है उसको बनाएंगे। तो ये थी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अचीवमेंट टेस्ट की। नेक्स्ट है आपका यूज़। अब हम जो टेस्ट बना रहे हैं उसका यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है किसी भी बच्चे के अचीवमेंट टेस्ट को देखना, या क्यों अचीवमेंट टेस्ट को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, या हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट का, कि जिसके बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हेल्प टू इवेलुएट रिवाइज एंड इम्प्रूव द करिकुलम इन द लाइट ऑफ दिस रिजल्ट। अब क्या कर सकते हैं, मैंने पहले भी बात की थी, हम अपनी जो करिकुलम है उसको क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो ठीक है या नहीं है, या इसमें कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी कि पाठ्यक्रम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर है टू हेल्प इन द सिलेक्टिंग पीपल फॉर द अवार्ड फॉर स्पेशल मेरिट एंड स्कॉलरशिप। कई बार ऐसे टेस्ट होते हैं ना, जैसे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो होती है आपकी 8th और 10th में लगती है, उसमें क्या होता है, एक तरह के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाता है, स्पेशल एक टेस्ट क्रिएट उनके लिए बनाया जाता है, जिस टेस्ट में जो बच्चे पास होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है ना, या मेरिट पे बेसिस पर उनको दी जाती है। इसके साथ साथ हम बात करें तो 10th 12th में भी ऐसा होता है ना कि मार्क्स बेसिस पर बच्चों को क्या कर देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, फोन्स दे देते हैं, टैब दे देते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें दे देते हैं। तो वो क्या है, एक तरह का उनका क्या है, एक तरह का अचीवमेंट टेस्ट वो होता है, ठीक है। हेल्प टू सिलेक्ट टैलेंट पीपल इन डिफरेंट एरिया। अब क्या कर सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के अंदर हम डिफरेंट तरह के टैलेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर कोई बच्चा तो ऐसा होगा नहीं कि मैथ्स और साइंस में अच्छा है। तो कई लोग क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं ना, कई स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं। तो इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे हेल्प इन कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ वन स्कूल विद द अदर। अब क्या कर सकते हैं हम, स्कूल्स के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंस की, कौन से स्कूल के बच्चों में किस तरह की एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, कौन से स्कूल के बच्चे बहुत अधिक जो है चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। कई स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छी एक्सप्रेस करने की जो उनकी एक कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। कई स्कूल्स का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, कई स्कूल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो वो क्या है, वो भी उनका एक तरह का अचीवमेंट टेस्ट होता है, ठीक है, कि हम उस उनके अचीवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उसके पीछे हार्ड वर्क भी बोल सकते हैं, या उसके पीछे हम क्या कह सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे के, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन द डिसाइडिंग प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पीपल और द प्रॉपर कोर्स। अब क्या होगा, कई बार क्या होता है जब हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं ना, उसके बेसिस पर हमें पता चल जाता है कि जो ये बच्चा है हमने इसको कौन सा रैंक देना है और कहाँ पर इसको रखना है। अब जब मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में क्या होता है कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है। तो वो किस बेसिस पर दी जाती है, पहले उनका एक अच्छा टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट के बेसिस पर क्या होगा, हम एक अचीवमेंट देखेंगे उनकी और उसकी बेस पे उनको प्लेस कर देंगे कि इसको हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है। या कईयों का बहुत ही हाई रैंक गेन कर देते हैं तो हम कई बच्चों को क्या कर देते हैं, 2 या 3 क्लास आगे प्रमोट भी कर देते हैं, क्योंकि उसका जो मेंटल एज है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेरेंट्स इज रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द चिल्ड्रन। अब अचीवमेंट टेस्ट के बेसिस पर ही पेरेंट्स भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना अपने बच्चों की कि हमारे बच्चों किस पोर्शन में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किस में ज़्यादा वीक है। तो जिसमें वीक हो गए उसमें वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, खुद पढ़ा सकते हैं ना, सब्जेक्ट टीचर जो होगा उससे कंसर्न कर सकते हैं, या जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर उसको ही बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगा तो उसमें जाकर फ्यूचर में वो बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इसके बेसिस पर ही हमें इंडिविजुअल डिफरेंस भी स्कूल में पता चलते हैं ना, कि कौन सा बच्चा हमारा है वो किस तरह का है, किस में ज़्यादा पोटेंशियल वो रखता है, किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। तो वो भी पता कहाँ से चलता है, अचीवमेंट टेस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट है आपका दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड एंड एबिलिटी ऑफ पीपल। इसके अंदर क्या होता है, इसकी वजह से ही हमें पता चलता है कि हम बच्चे जो है वो कितनी उनकी एबिलिटी है ना, किस चीज़ में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, किस चीज़ में वो बहुत ख़राब कर सकते हैं। इससे अच्छा जो टीचर होगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये थे कुछ एक आपकी जो हमने अभी बात की, यूजेस की बात की, करेक्टरिस्टिक्स की बात की, और इसके साथ साथ हमने बात की थी इसके बारे में, पर्पज़ के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी बच्चे की जो है अचीवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इसमें बात आती है टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट के दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, दूसरे टीचर मेड टेस्ट होते हैं, यानी कि जिनको हम प्रमापित परिणाम या मानकृत जो हमारे परीक्षण होता है वो आते हैं, और दूसरा हमारा शिक्षक निर्मित जो हमारे परीक्षण होते हैं वो आते हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइज टेस्ट की, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, ये किसी एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है, और जो हमारा टीचर मेड टेस्ट है वो टीचर्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें स्टैंडर्डाइज टेस्ट की, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट है आपका वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट। तो ये किसने बनाया था, वेस्लर ने इसको बनाया था। इसने 4 से लेकर 85 साल के जितने भी लोग थे उसको इनमें इंक्लूड किया था। जब हम बात करते हैं वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट नंबर 2 की, तो ये 2005 में बनाया गया। इसके अंदर बच्चों को भी, चिल्ड्रन को भी लिया गया था, एडोलेसेंट को भी लिया गया था, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी एंड एडल्ट को भी। क्यों? क्योंकि यहाँ से 4 से 85 साल के बच्चों को लिया गया था। तो यहाँ पे किसको नहीं लिया गया है, इन्फेंट्स को नहीं लिया गया है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर किसको नहीं लिया गया है, चाइल्डहुड वाले बच्चों को नहीं लिया गया है ना। अगर हम इनके 4 बेसिक की बात करें, तो इन्होंने रीडिंग, मैथ्स, राइटिंग एंड ऑरल लैंग्वेज की बात की कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स में कितने अच्छे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं, या वो कैसे अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने वर्ड्स को, इसके बारे में इसमें इन्होंने ध्यान रखा था। नेक्स्ट है हमारा कोफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। तो इसको KTEA के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर भी इन्होंने रीडिंग्स ली थी, मैथ्स ली थी, राइटिंग लैंग्वेज ली थी, प्लस ओरल लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पर ली थी। इसके अंदर इन्होंने 5 से 85 साल के बच्चे लिए थे, तो ऊपर में 4 साल से लिए थे और इन्होंने 5 साल से लिए थे। और इसका एक मेन चीज़ क्या थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस किस पे किया था, लर्निंग डिसेबिलिटी। जो बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू, ये इनका मानना था। नेक्स्ट है हमारा वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ अचीवमेंट। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तरह का नॉर्म रेफरेंस इंस्ट्रूमेंटल एक तरह का टेस्ट था। दिस इज़ यूजफुल फॉर स्क्रीनिंग, डायग्नोज एंड द मॉनिटरिंग प्रोग्राम इन रीडिंग, राइटिंग एंड द मैथमेटिक्स। इसमें इन्होंने 2 से 90 साल के बच्चों को लिया था। तो एक तरह का कौन सा टेस्ट था ये एक मानक संदर्भ उपकरण है जो कि पढ़ने लिखने और गणित के प्रगति की जांच, निदान और निगरानी के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये मानक संदर्भिक या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट था। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कैसे होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एक तरह कैसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 2 बच्चों को कंपेयर करके ही एक रिजल्ट पे निकलते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के 10 मार्क्स है, एक बच्चे के 11 मार्क्स है, तो उन दोनों के मार्क्स हम कंपेयर करके क्या करेंगे, एक तरह का मानक सेट करेंगे, है ना, जो हम बोलते हैं मेरिट लिस्ट जो हमारी होती है। तो वो किस में आ जाता है, नॉर्म रेफरेंस इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट। इसमें क्या है, एक तरह का क्राइटेरियन बेस्ड सर्वे ऑफ इंडिविजुअल। इसके अंदर मानदंड टेस्ट भी इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह का क्राइटेरिया रखते हैं। जैसा आपका टेट होता है कि 90 मार्क्स होंगे तभी आप क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे उस एग्जाम में। तो वो क्या है, आपका क्राइटेरियन है, यानी कि क्राइटेरिया रखा है, जो 90 से ऊपर है वो सारे पास है, जो 90 से नीचे वो सारे फेल है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह का फिक्स क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि फिक्स मानदंड रखा गया है। एक तरह का स्कॉलिस्टिक्स एक तरह का अटेनमेंट तरह का टेस्ट था, और इसके इसके बेसिस पर इन्होंने कितने कौन से बच्चे लिए थे, इन्होंने किंडरगार्टन टू 12th ग्रेड तक के बच्चे लिए थे, यानी कि जो KG वाले बच्चे होते हैं ना, वहाँ से लेके इन्होंने 12th तक के बच्चों को सबको इसके अंदर इंक्लूड किया था। और ये आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर फोकस करता था, कि हर एक बच्चे की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को भी देखता था और उनकी वीकनेस को भी देखता था। तो ये टेस्ट पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो एक टेस्ट हमारा रह जाता है वाइड रेंज अचीवमेंट टेस्ट, 5th एडिशन, WR85 भी इसको बोलते हैं। इसमें रीड वर्ड की बात की गई है ना, कॉम्प्रिहेंशन कैसे बच्चा पढ़ता है, सेंटेंस कैसे बोलता है, स्पेलिंग्स कैसी है उसकी, कंप्यूट कैसे कर पाता है ना, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, ये सारी ली दी गई थी। इसमें भी 5 साल से लेकर एडल्ट तक के सारे बच्चे लिए गए थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ एक इंडियन टेस्ट की, तो जैसे आपका नेट होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, नीट हो गया, जेईई मेंस हो गया, है ना, अभी सेट का टेस्ट जो है ना, PGT कमीशन हो गया, ये सारे टेस्ट किसके अंदर आते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर आते हैं।
क्योंकि ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हम टीचर मेड टेस्ट की बात करें तो क्लासरूम के अंदर जो टीचर हमारे टेस्ट लेता है वही आते हैं टीचर मेड टेस्ट के दौरान। वहाँ पर टीचर एमसीक्यू टाइप्स भी ले सकते हैं ना, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, किसी भी तरह के क्वेश्चन डाल सकते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जो टीचर खुद फ्रेम कर रहा है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। बट जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो किसके लिए बनाया जाता है, एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए बनाया जाता है। और जो टीचर मेड टेस्ट होता है वो एक छोटे से ग्रुप के लिए बनाया जाता है। तो आई होप इसके साथ साथ ही आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है डिटेल में। और इसके साथ साथ आप लोग नोट्स की बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी में मेरे पास ज़्यादा मटेरियल तो नहीं है, बट जितना भी है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए थोड़ा बहुत मैं हिंदी में भी कुछ लिख सकूँ, जिस जो जो आपको समझ ना आए टर्म। और जो ये मेरा पूरा आपका सिलेबस है और जो मेरे नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड हो जाती है। इसके लिए मैंने टेलीग्राम लिंक भी कई बार डिस्क्रिप्शन में शो किया होता है, तो इसके साथ साथ आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट की फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।